बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? आज जो मैं प्रेजेंटेशन लेकर आया हूँ, पहले तो मैं इस प्रेजेंटेशन का आपको मकसद बताना चाहूँगा। ये प्रेजेंटेशन इस जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ एक असाइनमेंट के तौर पर बनाई गई है और इसमें कुछ चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं। उनका मैं इंट्रोडक्शन भी आपको दे देता हूँ। और इस प्रेजेंटेशन का मकसद सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंटेशन सबमिशन है। और अगर इस प्रेजेंटेशन से आप स्टूडेंट्स को या जो भी बिजनेसमैन हैं या जो भी लर्नर्स हैं, अगर इस प्रेजेंटेशन से आप लोगों को कोई हेल्प आउट हो सकती है तो ये मेरे लिए ऑनर की बात है। और मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, तो ये प्रेजेंटेशन हमने एक एज एन असाइनमेंट सबमिट करानी है। तो चलें शुरू करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन की जानिब। मेरा नाम उसामा ज़ेब अवान है और आज की प्रेजेंटेशन का जो टॉपिक है वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजरियल बुक है द बेसिस ऑफ बिजनेस डिसीजन 16th एडिशन। इसके चैप्टर 1, चैप्टर 4, चैप्टर 3, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 13 की प्रेजेंटेशन यहाँ पे बनाई गई है। और ये प्रेजेंटेशन हमारे रिस्पेक्टफुल सर हैं मिस्टर अब्दुल रज़ाक साहब, उनको प्रेजेंट की जा रही है। And I hope this presentation is up to the mark, and it would be my honor that this presentation would be accepted. So let's begin with our presentation. First of all, let us discuss that what is accounting. Accounting is an information which means that we measure and communicate economic event. अकाउंटिंग को बेसिकली हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक आर्ट है रिकॉर्डिंग का, क्लासिफाइंग का और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो भी एक बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन हो रही होती हैं उनको रिकॉर्ड करना, उनकी फाइनेंशियल पोजीशंस को डिसाइड करना, उनको डॉक्यूमेंटेड करना, दैट इज कॉल्ड एज अकाउंटिंग। और whether you manage a business, make an investment or monitor how you receive and use your money, in all these procedures, accounting plays an important role. Next comes that what is business? Business is the practice of making one's living by making money by producing or buying and selling products such as goods and services. In other words, we can say that it is a legal activity which is carried out for the purpose of earning. बिजनेस एक लीगल एक्टिविटी है जिसको हम कैरी आउट करते हैं अर्निंग पर्पस के लिए। और ये 3 टाइप्स की होती है: सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स हैं बेसिकली उसकी 3 रिक्वायरमेंट्स हैं। उनमें आ जाता है एसेट्स, लायबिलिटीज एंड ओनर इक्विटीज। एसेट्स जो है वो इट इज इक्वल टू द सम ऑफ लायबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटीज। एसेट्स और लायबिलिटीज और ओनर इक्विटी क्या चीज़ें हैं? एसेट्स वो हैं जो एक इंसान के पास रिसोर्सेज होते हैं, और कोई भी बिजनेस स्टार्टअप लेना है तो उसके पास जो ऑलरेडी मौजूद रिसोर्सेज हैं, फॉर एग्जांपल लैंड है, बिल्डिंग है, इस तरीके से कैश है, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज एसेट्स। एंड लायबिलिटीज़ वो हैं जो एक मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में ये प्रेजेंट कर देता हूँ। एसेट्स ये हैं कि एसेट इज एनी रिसोर्सेज विद फाइनेंशियल वैल्यू that is controlled by a company, country और individual। एसेट्स में हमारे पास आ जाता है कैश, आ जाता है अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज। एसेट्स हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं: शॉर्ट टर्म एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म एसेट्स। शॉर्ट टर्म एसेट्स वो हैं जो 1 साल या 1 साल से कम उनकी लाइफ होगी, उसको हम शॉर्ट टर्म एसेट्स कहेंगे। और वो एसेट्स जो जिनकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा होगी उन्हें हम लॉन्ग टर्म एसेट्स कहेंगे।
शॉर्ट टर्म एसेट्स में हमारे पास कैश, अकाउंट रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस, मार्केटेबल सिक्योरिटीज आ जाता है। और लॉन्ग टर्म एसेट्स में हमारे पास टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स आ जाता है। टेंजिबल एसेट्स वो हैं जो के जिनको हम छू सकते हैं, जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल फर्नीचर है, बिल्डिंग है, इक्विपमेंट है, मशीनरी एंड लैंड। यानी इनटेंजिबल एसेट्स वो हैं जो हम देख नहीं सकते, हम टच नहीं कर सकते, जैसे गुडविल है, ट्रेडमार्क है या कॉपीराइट है। और इसमें गुडविल मींस के एक वर्ड ऑफ माउथ होता है, एक कंपनी का जो उस कंपनी का एक नाम नेम होता है, ब्रांड नेम होता है या ब्रांड की पॉपुलैरिटी होती है, उसको हम गुडविल कहते हैं। और कॉपीराइट में आ जाता है कि एक उसकी जो ओनरशिप है, जैसे कि एग्जांपल हम ले लेते हैं कि कोई भी बंदा चीज़ बिजनेस ओन कर रहा है तो उसके कॉपीराइट्स होंगे जो कि उसके सेल्फ ओन्ड होंगे, और उस पे जो है कोई बंदा भी उसको स्टील नहीं कर सकता। अकाउंट रिसीवेबल्स क्या चीज़ है? अकाउंट रिसीवेबल्स ये हैं कि वो अकाउंट्स जो कि हमने अकाउंट्स या कैश जो हमने किसी से रिसीव करना हो, वो अकाउंट रिसीवेबल्स में आएगा। और इन्वेंट्री वो होती है कि कोई भी इक्विपमेंट है या कोई मशीनरी है दैट इज़ परचेज्ड फॉर द रीज़न कि हम उसको आगे सेल आउट करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग, उसे हम कहेंगे इन्वेंट्री। और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ क्या है? मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ वो कुछ ऐसी एसेट्स हैं जिन्हें हम खरीद सकते हैं या हम बेच सकते हैं पब्लिक मार्केट में, सच एज स्टॉक, बॉन्ड्स एंड म्यूचुअल फंड्स। इनकी अगर आपको डेफिनेशंस चाहिए तो उसके लिए मैं एक छोटी सी वीडियो या प्रेजेंटेशन एक और बना लूँगा जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ इन डेफिनेशंस को एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट कम द लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ ये हैं कि जो हम किसी अदर को हम ओ करते हैं। फॉर एग्जांपल किसी का हमने उधार देना है, या जो इन्वेस्टर्स हैं या बैंक्स हैं वो आपको जब भी किसी कंपनी को लोन देते हैं तो वो दैट इज़ कॉल्ड एज लाइबिलिटी, क्योंकि हमने वो लोन वापस करना है। जो बैंक से हम कभी किसी ने गाड़ी परचेज करनी है या किसी ने बिजनेस स्टार्टअप लेना है तो बैंक से वो कुछ ना कुछ अमाउंट जो है वो लोन पर्पस के लिए लेगा, तो वो इसकी एक लाइबिलिटी है जिसको उसने वापस रिटर्न करना है। इसी तरीके से लाइबिलिटी भी हमारे पास टू टाइप्स की होती हैं, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ में हमारे पास आ जाता है बैंक लोन्स जो 1 साल से कम हो, जैसा कि हमारे पास नोट्स पेएबल हैं, एक्रूड टैक्सेस हैं, एक्रूड एक्सपेंसेस हैं, और हमारे पास एक्रूड सैलरीज, वेजेस पेएबल, वेजेस लाइबिलिटीज़ हैं। इसी के अलावा हमारे पास लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में आ जाते हैं मॉर्टगेजेस, प्लेज, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर। इनकी भी डेफिनेशन में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। और होपफुली जो स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तान में जो मेरी तरह सीखना चाहते हैं चीज़ों को, तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। और इंशाल्लाह मैं अपनी तरफ से पूरी सपोर्ट करूँगा कि इनकी डेफिनेशंस आसान अल्फाज में आपके लिए लेकर आऊँ। ओनर्स इक्विटी। ओनर्स इक्विटी ये होता है कि जो भी बिजनेस है उसमें जो ओनर्स होते हैं या जो पार्टनर्स होते हैं उनकी कंट्रीब्यूशन कितनी है, वो कुछ ना कुछ वो जब भी कोई बिजनेस स्टार्टअप लेता है, मैं फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करता हूँ, मैं हूँ या मेरे साथ कुछ पार्टनर्स हैं, तो हम बिजनेस स्टार्टअप लेने के लिए कुछ ना कुछ हम अपनी अमाउंट्स होंगी उनको हम एज एन इन्वेस्टमेंट वहाँ पे यूज़ करेंगे। या हम कुछ मार्केट के शेयर्स होंगे उन्हें हम कंपनी के जो शेयर्स होंगे उन्हें मार्केट में सेल आउट करेंगे ताकि हमारे पास कैश आ जाए जिससे हम अपना बिजनेस स्टार्टअप ले सकें। उसे हम उस अमाउंट्स को या उन अकाउंट्स को हम कहते हैं ओनर इक्विटी। एक्रूवल बेस इन अकाउंटिंग। एक्रूवल बेस इन अकाउंटिंग क्या चीज़ है? एक्रूवल बेस का मतलब ये है कि यहाँ पे एक्रूवल बेस में हम रेवेन्यू को भी डिस्कस करेंगे और एक्सपेंसेस को भी डिस्कस करेंगे। इन टर्म्स
It is a method where revenue and expenses are recorded when they are earned or incurred, regardless of when the cash transaction occurs. This means, अब accrual base का मतलब ये है कि रेवेन्यू है या एक्सपेंस है, उनको हम जैसे ही हमने वो सर्विस दे दी या वो इवेंट हो गया तो उसको हम अपनी जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की स्टेटमेंट होगी उसमें हम नोट डाउन करेंगे। अभी यहाँ पे एग्जांपल है कि रेवेन्यू जो होती है, रेवेन्यू को कंसिडर किया जाएगा एज अर्नड रेवेन्यू, कि जब हमने एक गुड सप्लाई कर दिए हैं या हमने कुछ सर्विसेज दे दी है। फॉर एग्जांपल हमने कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करनी थी क्लाइंट्स को, तो वो सर्विसेज जब वो प्रोवाइड हो गई, रिगार्डलेस के अभी उसका कैश वापस मिला है कि नहीं मिला, उसको हम रेवेन्यू कंसिडर करेंगे और उसको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो करेंगे। सिमिलरली एक्सपेंसेस के कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं, जब हम कोई भी बिजनेस स्टार्टअप लेते हैं या कोई भी हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो उसमें जो एक्सपेंस हो जाते हैं उन्हें हम जो अमाउंट खर्चा होती है उसे हम एक्सपेंस में कंसिडर करेंगे। उसमें नेसेसरी नहीं है कि वो हमें वापस कैश वापस मिला है कि नहीं है। यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि प्रीपेड एडवांसेस एंड कैश एंड एक्रूड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एडवांसेस वो होते हैं जो कि इवेंट होने से पहले हम पे कर किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल हम ये ले सकते हैं कि जब भी हम किसी हम जब किराए किराए का घर लेते हैं तो उसकी जो रेंट होता है वो हमें एडवांस में पे करना पड़ता है। या एग्जांपल हम ले लेते हैं कि जब हमारे मोबाइल फ़ोन्स हैं उनके जो पैकेजेस हम करवाते हैं, तो उस पैकेजेस की जो पैकेज कराने के लिए जो पहले हम अमाउंट पे करते हैं, सर्विसेज हमें बाद में मिलती हैं लेकिन अमाउंट हम पहले पे करते हैं, उनको हम कहेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस। और कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जो ऑन कैश डिलीवर होते हैं, जैसा कि कोई भी सर्विस आपने या किसी भी कंपनी ने डिलीवर कर दी है, तो वो प्रेजेंटेशन जैसे ही, एक मिनट प्लीज, सॉरी कॉल आ गई थी। तो कैश बेस जो है वो कैश होता है कि जो डायरेक्ट ऑन कैश डिलीवर हो जाए, कोई भी सर्विस प्रोवाइड होती है या कोई भी प्रोडक्ट सप्लाई होता है तो डायरेक्टली आपको कैश मिल जाता है, दैट इज ऑन कैश। और एक्रूड वो होते हैं कि आपने सर्विसेज प्रोवाइड कर दी और कैश आपको बाद में मिला, उसको हम कहते हैं एक्रूड। जैसा कि वेजेस, डेली वेजर्स हैं, वो जब आपको सर्विसेज दे देते हैं तब आप उनको पे करते हैं। या जो हमारे गैस के बिल्स हैं, बिजली के बिल्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, उनको जब हम यूज़ कर लेते हैं, हम सर्विसेज अवेल कर लेते हैं, तो फिर उनकी जो हम पेमेंट करते हैं उसे हम कहते हैं एक्रूड एक्सपेंसेस, उनकी पेमेंट हमें बाद में मिलेगी। यहाँ पे दो रूल्स हैं या दो डेफिनेशंस हैं, रियलाइजेशन प्रिंसिपल एंड एक्सपेंसेस। रियलाइजेशन प्रिंसिपल एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जिसमें ये कहा जाता है कि रेवेन्यू शुड बी रिकग्नाइज्ड व्हेन इट इज अर्नड रिगार्डलेस ऑफ व्हेन द कैश इज रिसीव्ड। जैसा कि मैंने अपनी पिछली स्लाइड में आपके साथ बात की है कि रियलाइजेशन प्रिंसिपल ये कहता है कि जब आपने किसी को सर्विस प्रोवाइड कर दी तो आप उसको अपने रेवेन्यू कंसिडर करेंगे, बेशक आपको उसकी जो है अर्निंग्स आई हैं या नहीं आई। ठीक है, उसको हम रियलाइजेशन प्रिंसिपल के मुताबिक उस अमाउंट को हम अपने रेवेन्यू में शो कर सकते हैं। और एक्सपेंसेस क्या चीज़ है? एक्सपेंसेस इज द आउटफ्लो ऑफ मनी फ्रॉम विच द इंटेंशन इज टू जनरेट रेवेन्यू इज कॉल्ड एज एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस वो है जो आउट मनी का आउटफ्लो है या इनफ्लो भी हो सकता है, कि जिसकी पर्पस हमारा ये हो कि हम उससे रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, उसको हम एक्सपेंसेस का नाम देंगे। जैसा कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्स है, सैलरी एंड वेजेस है, रेंट है, यूटिलिटी बिल्स हैं, सप्लाईज, मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, इंटरेस्ट एंड इंश्योरेंस। जो भी अकाउंटिंग की जो बेसिक्स रिक्वायरमेंट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ जो अकाउंट्स होते हैं वो होते हैं
फाइव टाइप्स के। यहाँ पे मेंशन है हमारे पास फाइव टाइप्स के, जैसा कि एसेट्स है, एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज, ओनर इक्विटी, रेवेन्यू, सेल्स। ये सब मैं आपके साथ पिछली स्लाइड्स में बता चुका हूँ, और इनकी जो डिटेल्ड जो भी इनकी डेफिनेशंस होंगी वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपके साथ शेयर करूँगा। एक्सपेंसेस, जब भी हम बैलेंस शीट लिखते हैं तो यहाँ पे बैलेंस शीट का मैं बताना चाहूँगा, बैलेंस शीट इज़ डॉक्यूमेंट फॉर्म जिसमें हम एसेट्स, अपनी लायबिलिटीज़, एक्सपेंसेस और ओनर्स इक्विटीज़ को एक प्रॉपर पैटर्न के साथ शो करते हैं, जिसमें एसेट्स हमारे मोस्टली टॉप पे आते हैं। उसके बाद हमारे उसमें आ जाता है करंट एसेट्स, फिर लॉन्ग टर्म एसेट्स, फिर हमारे पास आ जाते हैं एक्सपेंसेस, एंड आफ्टर दैट हमारे पास आ जाती हैं लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ में शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़, एंड आफ्टर दैट ओनर इक्विटी। और ओनर इक्विटी के बाद जो भी हमारी नेट इनकम आती है या रेवेन्यू आती है उसको हम लास्ट में मेंशन करते हैं। इस जो लास्ट में रेवेन्यू एंड सेल्स होगा उसे हम रिटेन अर्निंग का नाम देंगे, लेकिन जो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल सेल परचेज हो जाएगी उसे हम बैलेंस शीट के टॉप पे लिखा जाता है। Income statement is a financial document that summarizes a company's revenue, expenses, and profits or losses over a specific period of time, typically a quarter or a year. इनकम स्टेटमेंट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है या फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है जो कि कंपनी की जो इनफ्लो हो रहा होता है या कंपनी को जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा होता है उसको नोट डाउन करने के लिए एक फॉर्मेट लिखा जाता है, उसको हम इनकम स्टेटमेंट का नाम दिया जाता है। और ये स्टेटमेंट क्वार्टरली भी हो सकती है, ये स्टेटमेंट एनुअल भी हो सकती है, और ये मैक्सिमम या मिनिमम 5 ईयर्स भी कंबाइन हो सकती है। और इसकी जो स्टेटमेंट है वो नेट इनकम और नेट लॉस हमारा शो कर रही होती है। इसमें इनकम स्टेटमेंट में हम दो अकाउंट्स को कंसिडर करते हैं, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। रेवेन्यू, अभी इनकम स्टेटमेंट के बारे में मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताना चाहूँगा। अभी यहाँ पे एक एग्जांपल हम हम ले लेते हैं टी शर्ट बिजनेस की। एक कंपनी है फॉर एग्जांपल, वो टी शर्ट बिजनेस कर रही है, तो उसकी उसकी जो एक्सपेंसेस है वो उसको हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। अब टी शर्ट यहाँ पे फर्ज करें, इसमें कुछ स्टेप्स हैं मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल टी शर्ट बिजनेस है, उसमें हमने टी शर्ट सेल की है। यहाँ पे सिर्फ एक शर्ट का हमने इनकम स्टेटमेंट बनाई है। फर्ज करें कि हमने सेल की 5000 की एक शर्ट, उसकी अमाउंट हमारे पास आ गई 5000 रुपीज़। अब इसमें जाहिर सी बात है शर्ट बनाने पे जो एक्सपेंस आया होगा उसको उसको भी तो हमने नोट डाउन करना है। तो वो क्या होगा, वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होगा। मीन्स के 500 रुपीज़ हमारा शर्ट पे एक्सपेंस आया है, तो उसको हम यहाँ से माइनस कर देंगे। और जो भी चीज़ माइनस की जाएगी इनकम स्टेटमेंट में उसे हम ब्रैकेट से शो करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इधर मैंने रेड फॉर्म में लिखा हुआ है और साथ ब्रैकेट लगाई हुई है, ब्रैकेट शोज कि वो माइनस हुई है। आफ्टर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया है वो आ गया है 4500। अब इसमें हम जाहिर सी बात है इसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हुए होंगे, जैसा कि लैंड बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, लेबर, अदर चार्जेस, मशीनरी यूज़, वो सब चीज़ें जितने भी एक्सपेंसेस आएंगे उसे हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कंसिडर करेंगे। यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फॉर एग्जांपल 2000 रुपीज़ आए हैं, तो हमने 2000 यहाँ से माइनस कर दिए। अब हमारे पास आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो होगा वो हमारे पास 2500 है, 2500 है। इसे हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं कि अर्निंग बिफोर
इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, EPIT। अब ऑब्वियसली कोई भी कंपनी है, उसने इंटरेस्ट भी देना है, तो उसके इंटरेस्ट एक्सपेंसेस भी होंगे। तो हम उसमें से इंटरेस्ट एक्सपेंस को भी निकाल देते हैं यहाँ पे, जैसे 500। तो हमारे पास फिर आ जाता है अर्निंग बिफोर टैक्स, जिसमें इंटरेस्ट हम दे चुके हैं लेकिन टैक्स अभी रहता है। उसके बाद हमारे पास हम उसमें टैक्स भी माइनस करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने 1000 रुपीज़ माइनस किया, फिर हमारे पास अर्निंग्स आ जाती हैं, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, दैट इज 1000 रुपीज़। अब जो 1000 रुपीज़ हमारे पास अर्निंग्स आई हैं, उसको जो भी वर्किंग एम्प्लॉयज़ हैं या जो स्टाफ है, उसमें जब भी हम डिविडेंड देना होता है, जो भी अमाउंट एज एन इंसेंटिव के तौर पे हम डिवाइड करते हैं तमाम एम्प्लॉयज़ में, उसे हम कहते हैं डिविडेंड्स। तो यहाँ पे डिविडेंड्स में हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, कुछ प्रेफर्ड्स होते हैं, कुछ हमारे पास कॉमन होते हैं। तो प्रेफर्ड को हम पहले पे करेंगे, जो एम्प्लॉयज़ अच्छा काम कर रहे हैं या अच्छी प्रोडक्शन दे रहे हैं, तो उसको हम प्रेफर्ड डिविडेंड्स देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने सबको दे दी 600 रुपीज़ लेस। अब हमारे पास नेक्स्ट है कि जो कॉमन डिविडेंड्स हैं उन्हें हमने पेमेंट दे दी, तो वो हमारे पास आ गई 300 रुपीज़। तो सबको माइनस करते हुए हमारे पास एंड पे आ जाता है रिटेन्ड अर्निंग्स। ये देखें, रिटेन्ड अर्निंग्स मीन्स के रिटेन्ड अर्निंग मीन्स 250 रुपीज़। बैलेंस शीट का मैं आपको पहले बता चुका हूँ, यहाँ पे उसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखी हुई है। इट इज़ अ स्टेटमेंट विच शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और बैलेंस शीट हमेशा हिस्टोरिकल कॉस्ट पे लिखी जाती है, मींस के आपने अगर आज की अपनी बैलेंस शीट बनानी है, तो उसमें अगर आपकी बिल्डिंग या लैंड है, तो उसकी जो कॉस्ट होगी वो आप आज की लेटेस्ट मार्केट रेट पर नहीं लिखेंगे। आप उस बैलेंस शीट की कॉस्ट आप वो लिखेंगे जब आपने जिस ईयर में परचेज की थी, उस ईयर की जो प्राइस होगी वो आप बैलेंस शीट में नोट डाउन करेंगे। तो बैलेंस शीट का रूल है कि हिस्टोरिकल कॉस्ट पर आपकी जो अमाउंट होती है वो लिखी जाती है। इसके बैलेंस शीट का जो होता है उसकी एक लेफ्ट साइड पे हमारे पास एसेट्स होते हैं और राइट साइड पे हमारे पास लायबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी होती है। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल के तौर पे आपके साथ बैलेंस शीट शेयर की है, हमारे चैप्टर से ली है इसकी स्क्रीनशॉट। ओवरनाइट ऑटो सर्विस एक बिजनेस है और उनकी बैलेंस शीट जनवरी 2011 की। सॉरी फॉर द डिले, ये मैंने क्वेश्चन अभी निकाला है, चैप्टर नंबर 3 है जो हमारी बुक है, उसमें चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज क्वेश्चन है 3.10, यहाँ पे सॉल्व है। मैंने साथ मोबाइल में उसका क्वेश्चन ओपन किया, यहाँ पे स्लाइड्स में सॉल्व है। मई 3 में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन में है इशूड कैपिटल स्टॉक इन एक्सचेंज फॉर $8 लाख कैश। मीन्स उसने कैपिटल स्टॉक इशू किया है कंपनी ने, और उसमें इसको कैश रिसीव हुआ। कैपिटल स्टॉक उसके ओनर्स इक्विटी थी, और ओनर्स इक्विटी या जो लाइबिलिटीज़ हैं उन वो जब भी इंक्रीज होती हैं तो उनका जो होता है उनको हम डेबिट अमाउंट में उनका अकाउंट में लिखा जाता है। तो यहाँ पे कैपिटल स्टॉक जो कि 8 लाख रुपीज़ का हमने इशू किया था, और कैश हमने इशू किया तो उस पर हमें कैश परचेज हुआ। कैश हमारा एसेट है, और एसेट जो है, जब कैश हमारे पास एसेट जब हमारे पास इंक्रीज होता है तो वो जो कैश जो है वो हमारे पास क्रेडिट अकाउंट में लिखा गया। सिमिलरली हमारे पास एग्जांपल हम ले लेते हैं मई 15 की। यहाँ पे उसने लिखा है परचेज्ड ऑफिस इक्विपमेंट्स फॉर $8,000 ऑन अकाउंट, द अमाउंट इज ड्यू ऑन जून 15। मीन्स के उस ट्रैफलर इंटरप्राइजेज ने ऑफिस इक्विपमेंट्स खरीदा क्रेडिट बेस पे, नॉट ऑन कैश। $8,000 का खरीदा,
तो उसके उसने अकाउंट्स पेएबल करने हैं, मींस कि अभी अकाउंट कैश उसने देना है। तो अकाउंट्स पेएबल क्या है, लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज का इंक्रीज होगा क्रेडिट, और ऑफिस इक्विपमेंट्स जो हैं वो हमारे एसेट्स में आ जाते हैं। तो एसेट्स का जो इंक्रीज होता है वो डेबिट में लिखा जाता है। इसी तरीके से तमाम क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं ये ट्रांजैक्शंस हुई हैं जिन्हें जर्नल जर्नल में लिखा जाता है। ये उसका कंटिन्यू है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग के अकाउंट तमाम ट्रांजैक्शंस डेट बाय डेट यहाँ पे मेंशन है। जो हमारी एसेट्स हैं उनका इंक्रीज डिक्रीज भी यहाँ पे मेंशन्ड है, लायबिलिटीज भी, ऑन सिक्योरिटीज भी। और उसी हिसाब से जो कैश हमारे या जो अकाउंट क्रेडिट हुआ है या जो अकाउंट डेबिट हुआ है उसको क्रेडिट अमाउंट या डेबिट अकाउंट में मेंशन किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे शो करता हूँ। अब जब भी टी अकाउंट बन जाता है तो उसके बाद फर्स्ट मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया जर्नल जर्नल। दूसरे स्टेप में मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया टी अकाउंट या लेजर अकाउंट। लेजेंड अकाउंट के बाद हमारे पास आ जाता है ट्रायल बैलेंस। इस ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस तक ही मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा ट्रायल बैलेंस के अलावा हमारे पास ट्रायल बैलेंस को हम ये भी कहते हैं कि अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, मींस कि इसको एडजस्ट नहीं होता। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है एडजस्टिंग एंट्रीज, जिसमें कुछ अमाउंट्स जो हमारी पास होती हैं वो उनको जो अदर इंफॉर्मेशन होती है हमारे क्वेश्चंस में उधर से हमें जो एडजस्टिंग एंट्रीज होती हैं उनको हम नोट डाउन करते हैं। और उसके बाद जब एडजस्टिंग एंट्रीज को हम फार्मूला यूज़ करते हुए हम जब एडजस्ट करते हैं तो लास्ट में हमारे पास आ जाता है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, जो अकाउंटिंग साइकिल का छठा स्टेप है। तो यहाँ पे मैं आपके साथ तीसरा स्टेप बता रहा हूँ ट्रायल बैलेंस का। अब जब हमने अपना टी अकाउंट या लेजर अकाउंट की जो अमाउंट थी, जो बैलेंस साइड थी, तो वो हमने अगर वो कैश है तो कैश साइड पे लिखी जाएगी। अगर वो कैपिटल स्टॉक था, अकाउंट्स पेबल था, जो मैं बात कर चुका हूँ आपसे, तो यहाँ पे तमाम अमाउंट्स की जो लेजर अकाउंट में टी अकाउंट में बैलेंस आया हुआ था उसको यहाँ पे, चाहे वो डेबिट साइड का था चाहे वो क्रेडिट साइड का था, उसे यहाँ पे मेंशन किया गया है। और इस चीज़ यहाँ पे एक पॉइंट आप लाजमी नोट कर लें कि इसका जो लास्ट बैलेंस होगा वो डेबिट का या क्रेडिट का वो सेम आएगा, उसका बैलेंस सेम आएगा। यहाँ पे हो सकता है कि सेम ना आए, क्योंकि मैंने ये जस्ट एग्जांपल के तौर पे ये वर्ड्स अमाउंट्स फिट की थी। लेकिन जब यहाँ प्रॉपर तरीके से चलेंगे टी अकाउंट से, जब आप पोस्टिंग करके ट्रायल बैलेंस पे लाएंगे तो हमेशा उनका बैलेंस जो होगा वो डेबिट एंड क्रेडिट का सेम आएगा। यहाँ पे तमाम जितने भी अकाउंट्स हमारे जनरल जनरल के थे उनकी ट्रांजैक्शंस थी, उनको हमने टी अकाउंट में शिफ्ट किया। टी अकाउंट के बाद उसकी जो हमने बैलेंस आउट लिया, बैलेंस आउट्स को हमने जो भी उनकी क्रेडिट साइड पे बैलेंस था या डेबिट साइड पे था उसको यहाँ पे लिख लिया। कैश फ्लो क्या चीज़ है? कैश फ्लो इज द मूवमेंट ऑफ मनी इन एंड आउट ऑफ अ कंपनी। कैश फ्लो किसी भी कंपनी या किसी भी बिजनेस में जो हम कैश हमारे पास इनफ्लो हो रहा है या आउट हो रहा है उसके जो भी रिकॉर्ड किया जाता है उसको टर्म दी जाती है अकाउंटिंग में कैश फ्लो के नाम से। तो यहाँ पे एक चीज़ आप नोट करें कि सिर्फ कैश का इनफ्लो मींस कि जो अकाउंट्स हमारे पास जो जिन अकाउंट्स में कैश इन्वॉल्व नहीं है उनको हम कैश फ्लो की स्टेटमेंट में मेंशन नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल नोट्स पेएबल, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, अकाउंट्स पेएबल, नोट्स रिसीवेबल, ऐसी जितने भी जो डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में या जिनमें कैश इन्वॉल्व नहीं है उसे हम कैश फ्लो में कंसिडर नहीं करेंगे। कैश फ्लो के बनाने के लिए हमारे जो चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं वो चाहिए होती हैं इनकम स्टेटमेंट करंट ईयर की, जिस साल आप कैश फ्लो बना रहे हैं, बैलेंस शीट ऑफ द करंट ईयर, जिस साल की आप कैश फ्लो है उस साल की बैलेंस शीट, और
प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट मीन्स कि उस साल से एक साल पिछले का जो है बैलेंस शीट मीन्स दो बैलेंस शीट्स, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और साथ एक इनकम स्टेटमेंट ऑफ करंट ईयर। कैश फ्लो थ्री टाइप्स के होते हैं: ऑपरेटिंग कैश फ्लो, इन्वेस्टिंग कैश फ्लो एंड फाइनेंसिंग कैश फ्लो। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा ऑपरेटिंग कैश फ्लो के बारे में। ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो है सबसे पहला पार्ट ऑपरेटिंग मींस, यहाँ वर्ड से आप देख सकते हैं कि जो भी ऑपरेशंस के दौरान या एक कंपनी बिजनेस के जो रन आउट करने के लिए जो ऑपरेशंस हो रहे हैं, जो फंक्शंस हो रहे हैं, उनमें जो कैश के जो फ्लो होगा उसको नोट डाउन करने का जो पैटर्न है उसे हम कहेंगे ऑपरेटिंग कैश फ्लो। ऑपरेटिंग कैश फ्लो को नोट डाउन करने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में से, वो हमें चाहिए, जब मैं आपको बता चुका हूँ। इनकम स्टेटमेंट में से हमें नेट इनकम एंड सेल्स चाहिए इनकम स्टेटमेंट में से, और बैलेंस शीट्स जो हमारे पास ओपनिंग है, क्लोजिंग है। ओपनिंग मींस लास्ट ईयर वाली और क्लोजिंग मींस करंट ईयर वाली। उसमें से हम सिर्फ करंट एसेट्स मींस शॉर्ट टर्म एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज को नोट डाउन करेंगे मींस के शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। और क्योंकि ये अकाउंट्स बिजनेस को सपोर्ट कर रहे होते हैं इसलिए हम इनको नोट करेंगे। इनकम स्टेटमेंट के जो 7 स्टेप्स हैं उनको फॉलो करते हुए हम ऑपरेटिंग कैश फ्लो को फॉलो करेंगे। इसमें 7 जो स्टेप्स हैं, इसमें हमने जो भी ऑपरेशंस हुए थे या जो भी स्टेप्स हमने फॉलो किए थे इनकम स्टेटमेंट में, जो मैंने आपके साथ पहले स्लाइड्स में शेयर की थी, उसको नोट डाउन करेंगे हम 7 स्टेप्स में। यहाँ पे जैसा कि है सेल्स, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, operating expenses, dividend income, interest expenses and tax expenses। ये 7 steps को ऑपरेटिंग कैश फ्लो का पार्ट है। फर्स्ट स्टेप है सेल्स एंड कैश रिसीव्ड। सेल्स एंड कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर। अब आपने देख लिया कि सेल्स हम ले लेंगे नेट इनकम स्टेटमेंट से। इनकम स्टेटमेंट से हमारे पास सेल आ गई। इसकी एग्जांपल भी बुक से ही ली गई है। अमाउंट्स वहाँ से यहाँ पे सिर्फ फिट की गई हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए अमाउंट्स लिखी गई हैं। यहाँ पे कोई भी अमाउंट्स कंसिडर कर सकते हैं। अब हमारे पास इनकम स्टेटमेंट से तो सेल आ गई। अब बैलेंस शीट से हमारे पास कुछ ऐसी सेल भी होती हैं या कोई जैसे कि मैंने टी शर्ट की बात की थी, तो कुछ टी शर्ट्स हम ऐसा भी हो सकता है कि हम क्रेडिट पे सेल कर दें, मतलब जिसके पैसे हमें बाद में मिले। तो उसको जो भी स्टेटमेंट होगी उसे हम नाम देंगे अकाउंट रिसीवेबल्स का। और ओपन यहाँ पे हमने 2 बैलेंस शीट्स लेनी है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। तो अकाउंट रिसीवेबल ओपनिंग, अकाउंट रिसीवेबल क्लोजिंग। जब आप अपनी बैलेंस शीट अगर आप साथ ओपन कर लें तो उसमें आप देखेंगे, बैलेंस शीट्स ओपन कर लें और साथ आप इनकम स्टेटमेंट ओपन कर लें तो उसमें आप देखेंगे कि सेल्स की जो अमाउंट है वो लिखी होगी, और साथ आप एसेट्स के उसमें करंट एसेट्स में जाके देखें तो आपको अकाउंट रिसीवेबल्स नज़र आएंगे, ओपनिंग भी और क्लोजिंग भी। तो अब ओपनिंग की जो अमाउंट है वो आपने लिख ली, साथ क्लोजिंग की अमाउंट लिख ली। अब अकाउंट रिसीवेबल ओपनिंग मींस जो पिछले साल आपने अकाउंट्स के जो पैसे लेने थे वो आपको इस साल करंट ईयर में पे हो गए, तो आप उनको इस साल पे हुए तो आप उनको ऐड करेंगे। लेकिन जो इस साल आप लोन देंगे या इस साल जो आप शर्ट्स उधार पे किसी को देंगे या कोई भी प्रोडक्ट देंगे, मैं शर्ट की एग्जांपल ले लेता हूँ, तो वो आपको नेक्स्ट ईयर उसकी अमाउंट मिलेगी, इस साल तो नहीं मिलेगी। तो उसको आप अपने करंट जो आपकी इस साल के कैश फ्लो होगा उसमें से आप माइनस करेंगे। तो माइनस को ब्रैकेट से शो किया जाता है। यहाँ पे 2,61,500 माइनस किया है तो ये बैलेंस अमाउंट उसकी रेड कलर में आपको शो हो रही है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्स। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्स हमने ले ली इनकम स्टेटमेंट से। इसी तरीके से फिर बैलेंस शीट में हम देखेंगे इन्वेंट्री मींस के कुछ हमने जो हमारे पास इन्वेंट्री थी, कुछ आइटम्स ऐसे थे जो हमने पिछले साल लिए थे, तो वो
इस साल तो हमें परचेज नहीं करने पड़ेंगे, तो इस साल हम उनकी अमाउंट नहीं देंगे क्योंकि लास्ट ईयर हम दे चुके थे। तो इसी तरीके से जो क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी वो उसकी पेमेंट हमने इसी साल करनी है, तो उसको हम प्लस करेंगे। तो यहाँ पे ओपनिंग इन्वेंट्री आ गई 4,08,000 रुपीज़ एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास 665,600 रुपीज़। तो इनको जब आप प्लस माइनस करेंगे तीनों को, तो जो अमाउंट आएगी वो आप इस क्रॉस वाली जगह पे लिख लेंगे। अगला स्टेप आ जाता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आपने वो तमाम एक्सपेंसेस जिनमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जिनमें कैश इन्वॉल्व हुआ था वो आपने नोट डाउन करने। अगर ज़्यादा एक्सपेंसेस हुए तो उनको टोटल सम अप करके यहाँ पे लिख लें, और वो आप ले लेंगे इनकम स्टेटमेंट से। और इसी तरीके से बैलेंस शीट्स में से ओपनिंग एंड क्लोजिंग में से आप, क्योंकि मैंने पहले भी आपसे बात की थी, कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जो प्रीपेड होते हैं जिन्हें हमने पहले पे करना होता है, और कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जो हमें बाद में करने पड़ते हैं, मीन्स सर्विसेज अवेल करके हमें बाद में एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं। तो इसी तरीके से जो प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं वो हम पहले करते हैं, तो सर्विसेज हमें बाद में मिलती हैं, तो हम माइनस करेंगे लास्ट ईयर। मीन्स कि लास्ट ईयर अगर हमने कोई एक्सपेंस किए थे तो इस साल की जो हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट होगी उसमें मेंशन नहीं करेंगे, तो वो यहाँ से माइनस कर लेंगे। लेकिन जो इस साल हमने एक्सपेंसेस किए वो तो नोट डाउन करेंगे, तो उसको हम ऐड कर लेंगे। इसी तरीके से जो एक्रूड एक्सपेंसेस हैं जो हमने बाद में एक्सपेंसेस कंसिडर होंगे हमारे पास, बाद में खर्चा करेंगे, तो उसे हम अ, जो ओपनिंग होगा उसमें हम ऐड करेंगे क्योंकि वो लास्ट ईयर हम एक्सपेंसेस कर चुके थे, पेमेंट हमें इस साल रिसीव हुई है। और जो क्लोजिंग होगी उसकी पेमेंट हमें नेक्स्ट ईयर रिसीव होगी, तो उसको हम माइनस करेंगे। इन सबको टोटल प्लस माइनस करके जो अमाउंट होगी आप वो लिख लें एंड पे। इसी तरीके से इंटरेस्ट इनकम है। इंटरेस्ट इनकम में नेट आपने इंटरेस्ट इनकम ले लिया अपने इनकम स्टेटमेंट से, और इंटरेस्ट रिसीवेबल्स जो इंटरेस्ट आपने रिसीव करने हैं जो ओपनिंग है वो ऐड होंगे क्योंकि लास्ट ईयर के थे, और क्लोजिंग जो है वो माइनस होंगे क्योंकि वो आपने इस साल तो नहीं पे करने, वो तो आपने नेक्स्ट साल इंटरेस्ट पे करना है, तो वो माइनस हो जाएंगे। नेक्स्ट इज द डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम को आप सेम एज इंटरेस्ट इनकम करेंगे, और इंटरेस्ट इनकम में जस्ट आपने इंटरेस्ट इनकम का जो वर्ड है उसको डिविडेंड इनकम से रिप्लेस कर देना है, बाकी सेम तरीके से वही होगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आ जाता है इंटरेस्ट एक्सपेंस के। इंटरेस्ट जो आपने एक्सपेंसेस करने इंटरेस्ट की फॉर्म में, ओपनिंग क्लोजिंग इंटरेस्ट एक्सपेंस आप ले लेंगे नेट इनकम से, नेट इनकम स्टेटमेंट से। और इंटरेस्ट एक्सपेंस अगर आप देखें शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ में आपको नज़र आएगा लिखा हुआ, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। इंटरेस्ट एक्सपेंस ओपनिंग भी होगा और क्लोजिंग भी आपके पास बैलेंस शीट्स में होगा, वहाँ से आप नोट डाउन अमाउंट्स कर लें और जो क्लोजिंग होगी उसे माइनस कर लें, जो भी सम आप आएगा उसे नोट डाउन कर लें। अब इन इंटरेस्ट एक्सपेंस के बाद इन आपने टैक्स पे करना था, तो टैक्स एक्सपेंसेस यहाँ पे टैक्स की स्पेलिंग गलत है, टी ए एक्स होता है, यहाँ पे टी ए सी हो गया, स्पेलिंग मिस्टेक है। तो उसी तरीके से आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस का जो भी फॉर्मूल पैटर्न है उसमें आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस की जगह आप टैक्स एक्सपेंस का वर्ड रिप्लेस कर दें, बाकी सेम तरीके से इसी तरीके से होगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंस की जो भी अमाउंट हमारे पास तमाम स्टेप्स की जो आएंगी, उन तमाम स्टेप्स की चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, उस अमाउंट को आप नोट डाउन करके एंड पे एक सम अप लिख लेंगे, तो आपके पास एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस की टोटल आपके पास एक अमाउंट आ जाएगी, उसे आप एक साइड पे लिख लें। कैश फ्लो का जो नेक्स्ट पार्ट होता है वो आता है इन्वेस्टिंग कैश फ्लो। इन्वेस्टिंग कैश फ्लो के लिए हमने जो चीज़ें कंसिडर करनी है वो हमने अपनी इनकम बैलेंस शीट में से सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म एसेट्स को देखेंगे। यहाँ पे आप पॉइंट नोट करें, हम इनकम स्टेटमेंट को नहीं ले रहे, सिर्फ बैलेंस शीट को कंसिडर करेंगे, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टू बैलेंस शीट्स करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। और उसके साथ हमने बिल्डिंग लॉन्ग टर्म एसेट्स उसमें देखेंगे, जैसा कि बिल्डिंग होता है, लैंड होता है, इक्विपमेंट होता है। तो
इन्वेस्टिंग कैश फ्लो के लिए आपको इनकम स्टेटमेंट भी चाहिए, लेकिन उस इनकम स्टेटमेंट के नीचे जो अदर इन्फॉर्मेशन है सिर्फ उसको कंसिडर करना है, इनकम स्टेटमेंट के अमाउंट को कंसिडर नहीं करना। इनकम स्टेटमेंट के अगर आप थोड़ा सा नीचे देखें तो आपको अदर इन्फॉर्मेशन लिखी हुई आएगी। तो इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग कैश फ्लो में वो अदर इन्फॉर्मेशन आपको बहुत हेल्प आउट करेगी। अब यहाँ पे इन्वेस्टिंग कैश फ्लो में हम पहला स्टेप लेते हैं, हम लॉन्ग टर्म एसेट्स को बारी बारी लेते हैं। फर्स्ट हमने ले लिया बिल्डिंग। अब बिल्डिंग को अगर यहाँ पे जो बैलेंस शीट है उसमें आप देखें तो 1989 में बैलेंस उसकी जो अमाउंट थी वो थी 32,500 और 1990 में उसकी जो बैलेंस शीट में अमाउंट है वो 9,62,500 मीन्स के एक साल में उसकी जो वैल्यू थी वो बढ़ गई। तो वैल्यू उसकी इंक्रीज हुई है कितनी, 6,37,500। अगर अब ये कहाँ से आई है ये अमाउंट, ये आप इनकम स्टेटमेंट को नीचे अदर इंफॉर्मेशन में जाके देखें तो वहाँ आपको लिखा हुआ आएगा परचेज्ड अ बिल्डिंग फॉर 6,37,500। यहाँ पे आप लिख लेंगे कैश पेड फॉर परचेज ऑफ बिल्डिंग 6,37,500। तो ये आपने कैश पे किया है, मीन्स के आपका कैश आउट हुआ है, आपसे निकला है, तो दैट मीन्स के वो ब्रैकेट में लिखा जाएगा, माइनस में लिखा जाएगा, क्योंकि आपसे कैश यहाँ से आउट हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इक्विपमेंट। इक्विपमेंट में भी इसी तरीके से हम 1989 में देखें तो उसकी अमाउंट है, फिर 1990 में देखें तो इक्विपमेंट की भी जो वैल्यू थी वो 1990 में इंक्रीज हो गई। कितनी इंक्रीज हुई, 4,92,500। तो अब हमने बिल्डिंग भी इक्विपमेंट परचेज की। तो इक्विपमेंट परचेज करने के लिए हमने 49,000, अब यहाँ पे कैश पेड फॉर परचेज ऑफ इक्विपमेंट है, ये वर्ड बिल्डिंग नहीं है, मिस्टेक है, वर्ड थोड़ा सा वर्ड मिस्टेक है, यहाँ पे होगा कैश पेड फॉर परचेज ऑफ इक्विपमेंट। ये भी आपने पे किया है, कैश आउट हुआ है, तो आप इसको, क्योंकि आपसे कैश माइनस हो गया तो आप इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। अब जो हमने सिक्योरिटीज मेंशन की थी नेट इनकम में, वो हमारे पास आई थी, जितनी भी हमारे पास नेट इनकम आई थी वो रिसीव हुई थी 91,000। अब 91,000 से, क्योंकि ये दोनों अमाउंट्स माइनस में हैं तो इन दोनों अमाउंट्स को हम माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास माइनस में एक अमाउंट आ रही है 10,38,555, ये माइनस में है। तो माइनस का मतलब, इन्वेस्टिंग कैश फ्लो में माइनस का मतलब ये होता है कि बिजनेस ग्रो कर रहा है, मतलब बिजनेस लॉस नहीं कर रहा, क्योंकि एसेट्स परचेज किए हैं उसने, बिल्डिंग परचेज की है, इक्विपमेंट परचेज की, वो आपके एसेट्स हैं। और एसेट्स आपके जब परचेज कर रहे हैं दैट मीन्स कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपको आपका जो बिजनेस है वो लॉस में नहीं जा रहा। अगर ये पॉजिटिव में हो तो वो आपका लॉस में कंसिडर होगा, क्योंकि आप एसेट्स बेच रहे हैं, आपका बिजनेस खराब हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, तो आप उसको एसेट्स को बेच रहे हैं, इसलिए वो पॉजिटिव में आएगा। लेकिन अगर यहाँ माइनस में है दैट मीन्स कि आपका बिजनेस सक्सेसफुल है, तो उसकी जो अमाउंट होगी वो आपने इन तीनों को प्लस माइनस करके जो अमाउंट है वो यहाँ पे लिख लेनी है। अगला हमारे पास आ जाता है फाइनेंसिंग कैश फ्लो। फाइनेंसिंग में जो हम कंसिडर करेंगे वो कंसिडर करेंगे हम बैलेंस शीट में से लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ को, इक्विटी को, एंड लाइबिलिटीज़ में शॉर्ट टर्म नोट्स पेएबल। ये नोट कीजिए, ये तीन चीज़ें आपने सिर्फ नोट करनी है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, इक्विटी एंड शॉर्ट टर्म नोट्स पेएबल। अब आप शॉर्ट टर्म नोट्स पेएबल में जाएं तो आप देखें बैलेंस शीट में 1989 में आपकी अमाउंट 20 लाख थी और 1990 में उसकी 11 लाख होगी, मीन्स के 90,000 सॉरी 2 लाख थी और 1990 में 11 हो गई, तो दैट मीन्स 90,000 का उसको 90,000 का डिफरेंस आया। डिफरेंस आप चेक कर लें, काउंटर चेक कर लें, हो सकता है मिस्टेक हो। तो अब मीन्स के नोट्स पेएबल की जो उसने कैश पे किया था, नोट्स पेएबल परचेज किए थे, तो उसने कैश परचेज किया 90,000 का या 9 लाख का सॉरी। तो यहाँ पे आप देखिए उसने कैश नोट्स पेएबल परचेज किया, कैश गया उससे तो माइनस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपने कैश उसको पे किया है 90,000 9 लाख का सॉरी। अब नेक्स्ट हमने कंसिडर करना है लॉन्ग टर्म नोट्स पेएबल,
वो इसी तरीके से 1989 में आप देखें 1.5 लाख है और 1990 में देखें तो 35 लाख है। तो 20 लाख का नोट्स पेएबल की जो अमाउंट है वो उसमें इजाफा हुआ है। और ये आप अदर इन्फॉर्मेशन में जाके देखें तो आप वहाँ पे लिखा होगा कि परचेज नोट्स पेएबल फॉर 20 लाख रुपीज़। लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट में देखें कि हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि कैश फ्लो है। नोट्स तो कैश फ्लो का तो पार्ट नहीं है, वो तो एक डॉक्यूमेंट है, तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। हमने सिर्फ वो चीज़ें कैश फ्लो में लिखनी है जो कैश में पेमेंट हो रही हो। इसी तरीके से बॉन्ड्स हैं, बॉन्ड्स उसने परचेज किए, उनकी अमाउंट बढ़ गई तो उसने बॉन्ड्स सेल आउट किए, उनसे उसको कैश रिसीव हुआ तो ये ऐड हो जाएगा, मींस के कैश उसका रिसीव हुआ, उसको कैश मिला। बॉन्ड्स उसने बिजनेस ओनर था, उसने सेल आउट किए एग्जांपल में, तो कैश रिसीव हुआ तो वो इनफ्लो हुआ, दैट मीन्स कैश ऐड होगा, पॉजिटिव में आएगा। इसी तरीके से स्टॉक इश्यूज किए, उनसे भी कैश आया। फिर जो रिटेन अर्निंग्स थी वो हमारे पास आ गई। अब यहाँ पे रिटेन अर्निंग्स जब आई तो रिटेन अर्निंग में से डिविडेंड्स पे किए, ये सब चीज़ें आपको अदर इन्फॉर्मेशन में मिल जाएंगी। कैश जब डिविडेंड में पे किए तो 50,000 डिविडेंड पे कर दिया। तो जब इन सब को आप जो चीज़ प्लस है जो और जो माइनस है उनको आप ये राइट साइड पे ब्लॉक में देख सकते हैं। 90 था, 9 लाख में से 40 लाख ऐड हो गए, 1.5 लाख ऐड हो गया। उसके बाद ये 50,000 चूंकि पे किया था डिविडेंड माइनस हो गया। जो भी अमाउंट होगी वो यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। तो इन सारी अमाउंट्स को जब हम ऐड ऑन कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाती है फाइनेंसिंग। अब कैश फ्लो का जो मुकम्मल स्टेटमेंट होता है वो ये होता है कि ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, तीनों की जो हमारे पास सम अमाउंट होती है, वो चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, उनको ऐड प्लस माइनस करके जो अमाउंट आती है, अगर वो हमारे पास जो पॉजिटिव में जा रही हो दैट मीन्स कि बिजनेस ग्रो कर रहा है, और अगर वो माइनस में जा रही हो तो बिजनेस लॉस में जा रहा है। लेकिन इन्वेस्टमेंट के मायने में वो नहीं होगा क्योंकि वो इन्वेस्ट किया आपने, एसेट्स तो परचेज हो रहे हैं। तो इस तरीके से बिजनेस का पता करते हैं कि चाहे वो लॉस में जा रहा है चाहे वो उसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो क्या है। इस चीज को फॉलो करने के लिए जो कैश फ्लो के 3 स्टेप्स हैं ये मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। और लास्टली मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और होपफुली ये प्रेजेंटेशन आप सबको बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। मेरे व्यूअर्स, ऑडियंस, तमाम स्टूडेंट्स ख़ास तौर पे उन सब के लिए प्रेजेंटेशन एज एन हेल्पफुल डॉक्यूमेंट है, आप इससे हेल्प ले सकते हैं। और एंड पे मैं दोबारा कहना चाहूँगा कि इट इज़ जस्ट फॉर द असाइनमेंट बेसिस, और बीइंग द स्टूडेंट ये प्रेजेंटेशन को लर्निंग पर्पस के लिए इस्तेमाल की गई है। और आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माई रिस्पेक्टफुल टीचर जिन्होंने ये असाइनमेंट सबमिट होगी, एंड आई एम होपफुली एंड आई एम ऑनर्ड के सर ने हमें ये चीज़ें सिखाई हैं, और आई एम होपिंग कि मेरी प्रेजेंटेशन एक्सेप्ट होगी। एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू ऑडियंस। अल्लाह हाफिज़।